नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए सिलेक्शन एक जिद है और आपने जिद पाल रखी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन या किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। अभी 60 दिनों को टारगेट इसलिए लिया है क्योंकि 60 दिनों बाद आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आ रहा है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने जा रहे हो, रेलवे के एग्जाम दे, कोई अदर एग्जाम हो, पॉलिटी के क्वेश्चन सेम रहेंगे। अब पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसको टारगेट रख रहे हैं हम लोग 60 दिनों में। 60 दिनों के साथ आप लोगों को इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज हो रही है, तो उससे जुड़ जाइएगा। साथ में आज दूसरी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भाग व अनुसूचियों के बारे में। भाग व अनुसूचियों से पहले प्रमुख समितियों के बारे में, उनके अध्यक्ष के बारे में, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग व अनुसूचियों के बारे में। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख समितियों के बारे में व उनके अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले देखो, जो मसौदा समिति थी, इसी को दूसरा नाम आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा प्रारूप समिति के नाम पे। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसका गठन होता है 29 अगस्त सन 1947 को। प्रारूप समिति का गठन क्या होता है? प्रारूप समिति का मतलब क्या है? संविधान का प्रारूप या संविधान का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस आधार पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। जब तक आपको किसी का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, उसका बॉडी फैक्चुअल नहीं प्राप्त होगा, तब तक आप उसका गठन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समिति किसको माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त सन 1947 को। इसके 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, मोहम्मद शाहदुल्ला खान, कन्हैया लाल, मणिकलाल मंदो, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी। एन माधवराव व टीटी कृष्णमाचारी जी पहले नहीं थे। पहले एन माधवराव की जगह बीएल मित्र थे। बीएल मित्र को स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इनके इस्तीफा देने के बाद एन माधवराव इसमें शामिल हुए थे। और डीपी खेतान जी थे, इनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद टीटी कृष्णमाचारी ने इनके पद को आगे अग्रसर किया, आगे अग्रनावित किया। अब कुछ समितियों के बारे में पढ़ते हैं और उनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति की चर्चा करें, जेएल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्रांति संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति किसके पास था? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता करने हेतु एक समिति का निर्माण हुआ, जिसका गठन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके साथ परामर्श समिति सरदार पटेल द्वारा। मौलिक अधिकार की उप समिति जेबी कृपलानी द्वारा। अल्पसंख्यक उप समिति एच जी मुखर्जी द्वारा। वित्त व कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। सदन समिति की चर्चा कर पी वी पटब्बा सीतारमण द्वारा। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी द्वारा। भाषाई आयोग एस के धर आयोग द्वारा। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन द्वारा। ये समितियों के नाम याद रखिएगा, मुख्य तौर पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतनी समितियां हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी द्वारा। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जेएल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ एक प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन द्वारा। एक रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था। हुआ क्या था, जिस समय भारत आजाद हुआ था, भारत आजादी के समय कई अलग अलग भागों में, कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। भारत में देसी रियासतें थी, ब्रिटानिया हुकूमत राष्ट्र। इन सभी को एकत्र करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो गृह मंत्रालय दिया गया और उसके तहत उन्होंने इन सभी का गठन करने के लिए एक रियासत मंत्रालय का गठन किया। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क। भारत का विस्मार्क नाम से किन्हें जाना जाता है? भारत के विस्मार्क नाम से सरदार पटेल को। एक सेकेंड, भारत का विस्मार्क सरदार पटेल। कैसे लिखते हैं, मैं ठीक करता हूँ इसको। ओके, भारत का विस्मार्क किससे कहा जाता है? भारत का विस्मार्क सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, क्यों सरदार पटेल रियासत मंत्रालय के हेड थे और इन्होंने कई क्षेत्रों को अपने अंदर शामिल किया। कई राजाओं को मनाया कि वो भारतीय सत्ता में शामिल हो जाएं, उन्हें राजशाही प्रदान की जाएगी। परंतु कुछ ऐसे जैसे
निजाम के अगेंस्ट में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। दीवान अली भुट्टो की चर्चा करें, यहाँ जनमत संग्रह कराया गया हरि सिंह विलय पत्र के द्वारा, और इन सभी के बारे में इसके बाद एक एसके धर समिति का गठन होता है जो भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे को मना कर देता है। जेबीपी कृपलानी भाषा के आधार पर संविधान का निर्माण भाषा के आधार पे भाषाई आधार पे संविधान राज्यों का गठन के लिए मना कर देता है। परंतु इसके बाद कई जन आंदोलन होते हैं। उसके बाद सबसे पहले आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य बनाया गया। कुछ पॉइंट्स याद रखो, ये जो समितियां हैं इनके बारे में बाद में देखते हैं। सबसे पहले सर बी एन रॉय जी थे। सर बी एन रॉय भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, इन्हें कानून सलाहकार का पद दिया गया। एच बी आर अयंगर जी सचिव थे। एल एन मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे। वहीं भारतीय संविधान में प्रेम बिहारी नारायण जी जो इन्होंने सुलेखन किया है, वो भी हिंदी का सुलेखन किया है। जो हिंदी का वास्तविक भारतीय संविधान है उसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजात जी द्वारा उसके आर्टिकल्स बनाए गए, उसके में आर्ट बनाई गई है। हिंदी सुलेखन किसने किया इसका? बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, जिन्होंने नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत व ज्यामिति किए हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान की अगर मोहर के बारे में चर्चा की तो भारतीय संविधान की मोहर हाथी है। हाथी के रूप में भारतीय संविधान की मोहर का गठन किया गया। अब संविधान की मुख्य विशेषताएं याद रखो। भारतीय संविधान सबसे बड़ा है, ये विशेषता है। सबसे ज्यादा प्रशासन है, ये कठोर भी है, साथ में नम्य भी है। संसदीय रूप इसका देखने मिलता है। न्यायिक सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी द्विशतनात्मक है, एकल कार्रवाई, एकल नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वयस्क मताधिकार है। बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी खूबियां, परंतु कुछ आलोचनाएं भी है, उनको ध्यान रखिए। भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। उधार का संविधान क्या? भारतीय संविधान में कई पॉइंट्स हैं जिनको एक दूसरे देश से अंगीकृत किया गया है, इस वजह से उधार का थैला कहते हैं या उधार का संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान गैर भारतीय व भारतीय विरोधी है, क्योंकि भारतीय संविधान में मेजर पार्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से तहत दिया गया है, जो ब्रिटिश हुकूमत में इस तरह से बनाया गया था कि उसके आधार पर भारतीयों को शोषण किया जाए। अभी भी कई पार्ट हम लोगों ने वहीं से ले रखे हैं। आकार में बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि आप पूरी तरह पढ़ नहीं पाएंगे। आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसके कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो किसी को पता ही नहीं। जैसे आपने कोई एडवोकेट किया, आपको जिस पॉइंट से केवल उन्हीं के बारे में पता, आगे कि आपको याद भी नहीं होंगे। इसलिए इसका बहुत बड़ा होना भी भारतीय संविधान का एक छोटी सी कमी बन जाती है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे ज्यादा कॉपी है। गांधीवाद से दूर है तथा वकीलों को स्वर्ग है। वकीलों को स्वर्ग क्यों है? क्योंकि आपको सारे कानून से नहीं पता, अरे फैक्चुअल पॉइंट्स ही नहीं पता। इसी के तहत भारतीय संविधान जो मूल संविधान थे, इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और अनुसूचियों की संख्या 5 थी। वर्तमान समय में 270 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग व भारतीय संविधान की अनुसूचियों। भारतीय संविधान के भाग, देखिए भाग होते क्या, सबसे पहले इस बात को समझिएगा। है क्या, भारतीय संविधान को अध्ययन करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, इसलिए उसको पार्ट्स बनाए गए। जैसे हम लोग अपने बुक्स में चैप्टर्स देखते हैं, उसी प्रकार से भारतीय संविधान में भाग देखने को मिलते हैं और कुल 22 भाग हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या 25 हो गई है, परंतु संख्या केवल 22 तक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 1/4 का बढ़ाया गया है, फिर 9th का और 9th का खा बढ़ाया गया है, और इसके बाद 14 का बढ़ाया गया है। इस आधार पे और ये बढ़ाए दिए गए 4, और इसके अलावा एक जो भाग 7 था उसको खंडित भी कर दिया गया है। कुल मिला के इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं एक एक पॉइंट्स को। सबसे पहले भाग 1 में हम लोग चर्चा करेंगे संघवार उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। जो क्लास हमारी परसों होगी, कल की क्लास में हम लोग केवल प्रस्तावना पढ़ेंगे, परसों की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, जहां आर्टिकल 1 से 4 तक होगा। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा होगा, जो आर्टिकल 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को चर्चा होगा, जो 12 से 35 तक वर्णित है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा की मूल छायावित्री है, मूल प्रारूप है। चौथे का काम है मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग 5 में संघ अर्थात केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे, आर्टिकल 52 से लेकर 151 के मध्य। भाग 6 राज्य के बारे में 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, जो खंड खा में वर्णित है, आर्टिकल 238 के तहत ये वर्तमान समय में खंडित हो चुकी है।
पहले भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, भाग 1, भाग 2, भाग ए, बी, सी और डी। परंतु वर्तमान समय में इस व्यवस्था को समाप्त करके राज्यों को केवल 2 श्रेणी में बांटा गया, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से ये विधि समाप्त हो गई। भाग 8 में संघराज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करेंगे, भाग 9 में पंचायतों के बारे में, 9वें का क जो नगर पालिका के बारे में, 9वें का ख सहकारी समितियों के बारे में। भाग 10 में चर्चा की गई अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में, जो आर्टिकल 244 से 244 का तक है। भाग 10 में हम लोग चर्चा करेंगे संघ व राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार से हैं। भाग 12 में वर्णन होगा वित्त संपत्ति संवेदनाओं के बारे में, जो आर्टिकल 263 से लेकर 300 ए तक वर्णित है या 300 का तक वर्णित है। भाग 13 में वर्णन है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, जो भारतीय सीमाओं के भीतर व्यापार किस प्रकार से किया जाएगा, वाणिज्य किस प्रकार से, तथा इनके मध्य समागम या सुव्यवस्था किस प्रकार स्थापित होगी, इस बारे में वर्णन आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक किया गया है। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 14 का जो अधिकरण के बारे में 243 का और 223 का और 223 खा। भाग 15 निर्वाचन के बारे में। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में वर्णन होगा, जो 300 से लेकर 342 तक वर्णन है। राजभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 में, भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है, भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में वर्णन है, भाग 20 संविधान संशोधन बताता है, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध बताता है, और भाग 22 संक्षिप्त नाम बताता है। प्रारंभ किस प्रकार से होगा, पाठन किस प्रकार से होगा। कुल मिला के भारतीय संविधान का जो भाग 22 है, जो अंतिम में है, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा या आपको बीच बीच में इसको देखना पड़ेगा, ताकि आप भारतीय संविधान को पढ़ते समय वहां के शॉर्ट फॉर्मेट का कंप्लीट एनालिसिस कर सके। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, पाठ तथा हिंदी में हिंदी का जो ऑफिशियल पार्ट है, इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 22 में किया गया है, जो 393 से लेकर 395 तक है। तो ये रहा भारतीय संविधान के भाग। अब चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों की चर्चा करें तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। इसमें से जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, ये सारी अनुसूचियां जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई, 1993। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित, नगर पंचायतों से संबंधित। 11वीं ग्राम पंचायतों से संबंधित। 11वीं और 12वीं को किस तरह से याद रखोगे, जब गांव के बारे में चर्चा हो रहा होगा तो पहले आएगा या 11 नंबर पे आ रहा होगा 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों के विश्लेषण के बारे में बताता है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में 10वां अनुसूची के बारे में चर्चा किया, और ये दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल के से। और जो भूमि सुधार वो 1951 में संशोधन किया गया, पहला संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधानों को वर्णन किया गया। अब देखते हैं पहला अनुसूची। पहले अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में, राज्यों का गठन किस प्रकार से होगा, उन नए राज्यों का भारत में प्रवेश किस प्रकार से होगा, जो पहले के राज्य हैं उनके सीमा में बंटवारा करना, उनके नामों को बंटवारा करना, उनसे संबंधित प्रावधानों को पहले संविधान की प्रथम अनुसूची में रखा गया। दूसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, पेंशन व भत्तों के बारे में बताया गया है, और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची क्या है, वेतन व भत्तों के बारे में बताया गया है। वेतन भत्ते किसके, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या वेतन मिलेंगे, सभापति के अध्यक्ष को क्या वेतन मिलेंगे, उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, लोकसभा इत्यादि को मिलने वाले वेतन व भत्ते के बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बताता है। यहां ध्यान रखो, राष्ट्रपति पद की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इसको की फैक्टर में नोट्स बना लो कि राष्ट्रपति पद की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भी भूलना नहीं। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219। अनुसूचियों से संबंधित अनुच्छेद तो नहीं पूछे जाते, परंतु ये लाइन दे दी जाती, तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का वर्णन नहीं किया गया है, तो वहां पे ध्यान
ध्यान रखा राष्ट्रपति पद की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। चौथी अनुसूची की चर्चा करें तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताता है कि चौथी अनुसूची राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। वहीं पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रस्ताव व नियंत्रण के बारे में बताता है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रस्ताव यहाँ पर प्रशासन होगा, प्रशासन व नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा। सातवीं अनुसूची तीन सूचियों के बारे में बताता है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के बारे में। आठवीं अनुसूची राजभाषा का वर्णन करता है, मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, वर्तमान समय में 22 है, इनमें किस प्रकार से वृद्धि हुई है राजभाषा की क्लास में लेंगे। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और ये पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का वर्णन किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून का निषेध है। पहले क्या होता था कि आप किसी एक पार्टी से चुने गए, आपने पहले बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो रहा हूं और धीरे से जब आप जीत गए तो आप कांग्रेस से खड़े न होकर आपने बीजेपी को सपोर्ट दे दिया, तो इस दल बदल कानून का विरोध किया गया। अब आपको पहले से त्यागपत्र देना पड़ेगा, फिर दूसरे पार्टी से चिन्हित हो गए आप दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, परंतु जिस पार्टी से आपने इलेक्शन फाइट किया है आप सदा उस पार्टी के ही बने रहेंगे जब तक आपकी संपूर्ण पार्टी का 50% से ज्यादा लोग एक साथ मूव ऑन न करें, तब तक नहीं किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन सन 1985 में जोड़ा गया। 10वां अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसमें दल बदल कानून को निषेध किया गया। 11वीं अनुसूची की चर्चा करें तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें ग्राम पंचायतों का वर्णन है, ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पंचायतों से संबंधित है और इसमें किसका वर्णन किया गया, 12वीं अनुसूची है ये 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया, इसमें नगर पंचायतों का वर्णन किया गया। तो ये कंप्लीट सेशन था। तो आज की क्लास के ऊपर छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, आज कंप्लीट क्लास को देख लेते हैं, सिर्फ आज की नहीं कल की क्लास भी देखते हैं एक बार रिवीजन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था संपूर्ण देखते हैं। हुआ क्या, सबसे पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि हम लोगों ने पढ़ा था संविधान क्या होता है। संविधान किसी देश का लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर उस देश का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप से चलाया जाएगा, उससे संविधान कहेंगे। संविधान को बनाने के क्रम में ब्रिटानिया हुकूमत ने भी साथ दिया, साथ में ब्रिटिश कंपनी जो भारत में शासन करने आए व्यापार करने आई थी उसने भी साथ दिया। व्यापार करने के दौरान उसने कुछ एक्ट बनाए और जब उसका व्यापार के दौरान केवल और केवल व्यापार नहीं कर रहा था, भारतीयों को दोहन कर रहा था, तो भारतीय आंदोलनित हो गए और आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति हो जाती है। इस क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटानिया हुकूमत प्रशासन को अपने अधीन ले लेती है और इस कंपनी का प्रशासन पूरी तरह समाप्त कर देती है। अब ब्रिटिश हुकूमत महारानी विक्टोरिया द्वारा जो जो नियम बनाए गए उनके बारे में वर्णन किया। संविधान सभा की मांग कब की गई, संविधान सभा क्या एक ऐसी सभा है जो संविधान का निर्माण करेगी तथा इस सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कोई जरूरी नहीं है कि हर संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार में। फिर अगस्त प्रस्ताव देखा, कृषि मिशन देखा, कैबिनेट मिशन देखा, कैबिनेट मिशन के बाद चुनाव भी देखे कि जो भारत का पहला चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ, उसमें 389 लोगों ने भाग लिया। इसमें से इलेक्शन जो चिन्हित किए गए जिनके लिए निर्वाचन हुआ 296 सीटों पे थे। 93 सीटें देसी रियासतों द्वारा आई। देसी रियासतें क्या है, जो राजा महाराजा थे इन्होंने केवल अपने यहाँ से व्यक्तियों को चिन्हित करके भेज दिया गया और उनकी सेम टू सेम वैकेंसी रही, इनके लिए किसी भी तरह का वोट नहीं डाला गया। ये जो 389 कोई जादुई नंबर नहीं था, 10 लाख लोगों पे एक सीट का आवंटन किया गया था। इसमें से कांग्रेस को 208 सीटें, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को मिलती हैं। मुस्लिम लीग इसके बाद इसका विरोध करता है क्योंकि उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि 73 सीटें लेके हम किसी भी तरह का मेजर चेंजमेंट नहीं करा सकते हैं जब तक कांग्रेस पार्टी ना हो। देखिए कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं प्रभुत्व देखने को मिलता है क्योंकि उनके पास 208 लोगों की पावर थी। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की बैठक होती है। इस पेज को थोड़ा सा मूव कर दीजिएगा, यहां से याद रखिए। संविधान सभा की बैठक में क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा फिक्स होता है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जो मांग थी वो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकृत की। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया 4 जून को। 18 जून को
स्वीकृति मिलती है, 18 जून को स्वीकृति मिलती है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन, 15 अगस्त को भारत का गठन हो जाता है। भारतीय संविधान की 3 प्रमुख प्रारंभ की बैठक देखिए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव पे क्लास हम लोग कर लेंगे, जिसको प्रस्तावना नाम से जान रहे होंगे। इसके बाद संविधान सभा में कुल 114 दिन बहस होती है और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 114 दिन की बहस में 3 वाचन, 12 बैठकें होती है और 63,96,729 रुपए खर्च होता है। अब 26 जनवरी 1949 को, इस तरह से 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के लागू होता है। इस संविधान पे 244 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से 15 महिलाएं थी। इन महिलाओं के नाम याद रख लीजिएगा। महिलाओं के नाम आपको 2-3 बार बताए गए, आपको कंफर्म हो गया होगा। अंबु स्वामीनाथन, दक्षयामिनी वेलुवथन, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, जीवना मेहता, हंसा जीवन राज मेहता, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा चौधरी, रेणुका रे, राजकुमारी अमृता कौर। ये राजकुमारी अमृता कौर जो हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। मुझे इनका नाम पता नहीं, इंजेक्शन मंत्री के नाम से याद आता है, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, रानी मैक्सकम। 12 बैठकें हुई, जिसमें से सबसे बड़ी बैठक चली थी दूसरी बैठक, जो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। पहली बैठक सबसे छोटी थी, जो 4 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 1948 तक चली। तीसरा वाचन जो था, वाचन की चर्चा करता है, जो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है। फिर राज्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। सबसे मुख्य समिति थी प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा अय्यर, स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, मोहम्मद शाहदुल्ला खान, मणिकलाल मुंशी, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी। एन माधवराव होते वो मित्र के स्थान पे आए थे, डीपी खेतान के स्थान पे टीएफ कृष्णमाचारी जी आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। बीएल मिश्र जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। फिर हम लोगों ने चर्चा की प्रमुख समितियों के बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, समितियों के अध्यक्ष के बाद हम लोगों ने चर्चा की रियासत मंत्रालय गठन। रियासत मंत्रालय के बारे में हम लोग कुछ दिन में छोटी सी क्लास लेंगे, वहां पूरा पढ़ेंगे। संविधान की विशेषताएं क्या है, आलोचनाएं क्या है। फिर हम लोगों ने चर्चा की भारतीय संविधान के भाग, 22 भाग हैं प्रारंभ में। वर्तमान समय में ये 25 भाग हो चुके हैं। एक एक के बारे में चर्चा की, और कल की क्लास में हम लोग प्रस्तावना और परसों क्लास में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोगों ने चर्चा की अनुसूचियों के बारे में, और आज की इस क्लास को इस तरह से हम समाप्त कर रहे हैं। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक के दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और हाँ, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट पढ़ के उस डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। हिंदी की क्लास प्रॉपर चल रही है, यूपीजी की क्लास प्रॉपर चल रही है, रीजनिंग की क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटिक्स क्लास प्रॉपर हो गई, हिस्ट्री क्लास प्रॉपर हो गई, और कौन से बच्चे, कंप्यूटर की क्लास प्रॉपर हो जाएगी कल से। अब जो भी समस्याएं थी, सारी समस्याओं को द एग्जाम्स अड्डा ने सॉल्व कर लिया है। अगर आप द एग्जाम्स अड्डा का एक पार्ट बनना चाहते हैं तो 9889057003 इस नंबर पे आप अपना रिज्यूम व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपका पास एक मेल एड्रेस भी theexamsadda@gmail.com यहाँ पे आप अपने रिज्यूम को मेल करिएगा। सेशन अच्छा लगे, कोई समस्याएं हो तो इस नंबर पे समस्याएं भी भेज सकते हैं, समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।